किसी एक्सप्रेशन के इंटीग्रेशन के लिए हमारे पास तीन मेथड प्रेजेंट होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मेथड, दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय स्पेशल फॉर्मूला। तो जो डायरेक्ट मेथड है उसमें तो क्या होता है कि जो एक्सप्रेशन दिया है उसको हम मैनिपुलेट करके डायरेक्ट फॉर्मूले के फॉर्म में ला सकते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। आज मैं दूसरा मेथड इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन उसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो इसमें किस तरह के एक्सप्रेशन होंगे, किस फॉर्म के एक्सप्रेशन होंगे कि उनका इंटीग्रेशन हम कर सकें और फिर किस मेथड से किस तरीके से करेंगे, उसका प्रोसेस क्या होगा, उस सबको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ध्यान से एक्सप्लेनेशन देखते रहना, अपनी ऑब्जर्वेशन को जो है तुम स्ट्रांग रखना। तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से अलर्ट होना चाहिए और प्रोसेस को ऑब्जर्व करते रहो ताकि उसी बेसिस पे अगर दूसरा क्वेश्चन आए तो तुम उसे इजीली सॉल्व कर सको। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड पे और देखते हैं कि किस तरह का फॉर्म प्रेजेंट होगा कि हम इस मेथड का यूज कर पाए और इसमें प्रोसेस क्या करेंगे वो भी देखते हैं। तो देखो, इस मेथड को यूज करने के लिए पहला फॉर्म है जिसमें एक्सप्रेशन इस तरह से प्रेजेंट होता है। मतलब एक्सप्रेशन में जो है दो फंक्शन का प्रोडक्ट होगा जिसमें से एक फंक्शन जो है दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं तो देखो, प्रोसेस में बताता हूं। तो सपोज हमारे पास दो फंक्शन प्रोडक्ट के फॉर्म में है जिसमें से एक फंक्शन एफ एक्स है और दूसरा फंक्शन एफ डैश एक्स है। इसका इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो क्लियरली यहाँ पे जो एफ डैश एक्स है वो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है और फंक्शन जो है उसमें वेरिएबल एक्स है। तो इस केस में प्रोसेस क्या होगा कि हम एफ एक्स को कोई नया वेरिएबल टी एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद हम दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो एफ एक्स का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होगा और राइट साइड में x के रेस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन है उससे राइट साइड का एक्सप्रेशन हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। तो यहां से अगर हम dx की वैल्यू निकाल लें तो dx आएगा dt अपॉन एफ डैश एक्स। अब जब हम ये प्रोसेस कर लेंगे तो उसके बाद ये जो x का एक्सप्रेशन है यहाँ पर उसको t से रिप्लेस कर दो तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाता है और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाता है। देखो कैसे, तो एफ एक्स की जगह मैंने टी रख दिया, डी एक्स की जगह मैंने डी टी बाई एफ डैश एक्स रख दिया। तो देखो एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स कट जाएगा और मेरे पास एक्सप्रेशन बचेगा टी डी टी। और टी का तो हमें इंटीग्रेशन पता होता है। क्या होता है इंटीग्रेशन बताओ, क्योंकि ये तो फॉर्मूले का फॉर्म है। कौन सा फॉर्मूले का फॉर्म है, तो ये x टू दी पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्म है। तो इसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मेरे पास आंसर आएगा टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी। तो t के टर्म्स में हमें इंटीग्रेशन आ गया है, लेकिन क्वेश्चन जो है उसमें वेरिएबल x है तो फाइनल आंसर भी x के टर्म्स में होना चाहिए। तो t की जगह पे वापस उसका x वाला फंक्शन पुट कर देता हूं। तो t की जगह पे मैंने fx रखा था तो ये हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई टू प्लस सी। और इस तरह से इस तरह के एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन हो गया। तो क्लियरली समझ में आया प्रोसेस कैसे करना है। और अब देखो, इसके बेसिस पे मैं एक दो एग्जाम्पल बताता हूं, तो ठीक से देखते रहना, ऑब्जर्व करते रहना। मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा तो ठीक से ऑब्जर्व करते रहोगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगा और उस बेसिस पे फिर तुम और भी आगे के क्वेश्चन अपने से कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन है जो मैंने दे रखा है वो है log x डिवाइडेड बाय x और इसका जो इंटीग्रेशन है विद रेस्पेक्ट टू x करना है। तो इसे कैसे करेंगे, तो यहां पर हम क्या करते हैं, पहले इसे दो फंक्शन के फॉर्म में देखते हैं, इसको प्रॉपरली लिखते हैं कि ये दो फंक्शन के
प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाए। तो इसे हम लिख सकते हैं log x इंटू 1/x और इस पूरे का इंटीग्रेशन। अब देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमें पता है कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसका मतलब इसमें जो एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन दूसरा वाला फंक्शन प्रेजेंट है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और वो प्रेजेंट है। यहां पर ध्यान रखना कि जब तुम डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन देखोगे तो उसे न्यूमरेटर के बेसिस पे देखना है, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देखना है। जैसे यहाँ पे क्या है 1/x है, तुम्हें x इसे रीड नहीं करना है, न्यूमरेटर के साथ इसे रीड करना है। मतलब 1/x, ये जो दूसरा फंक्शन है वो 1/x है। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, वो प्रेजेंट है। तो अगर हम ये मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, तो देखो प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये एक फंक्शन है और ये दूसरा वाला उसका डिफरेंशिएशन है, तो इसे मुझे t एज्यूम कर लेना चाहिए, नया वेरिएबल। अब अगर मैं दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा dt/dx, और यहां से अगर मैं dx की वैल्यू निकालूं तो मुझे मिल जाएगा x dt। अब क्या करते हैं, जो एक्सप्रेशन में गिवन फंक्शन है उसको इस वेरिएबल से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा और इंटीग्रेशन का फॉर्म मिल जाएगा। तो क्योंकि हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं एक नया वेरिएबल, इसलिए इस मेथड का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो देखो आगे का प्रोसेस कैसा होगा। तो अब इस एक्सप्रेशन को t वेरिएबल से रिप्लेस करते हैं। तो log x की जगह मैंने t रख दिया इंटू 1/x और dx की जगह मैंने x dt रख दिया। तो क्या होगा, देखो यहाँ पे अब सॉल्व करते हैं, x और x कट जाएगा और हमारे पास बचेगा t dt। और t dt, अब देखो ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का फॉर्म आ गया। इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करके हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये देखो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है, तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन का यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। तो t का इंटीग्रेशन इस फॉर्मूले से करेंगे तो क्या आएगा, आएगा t²/2 प्लस c। तो इस तरह से t के टर्म्स में हमारा इंटीग्रेशन हो गया है। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन तो x वेरिएबल के टर्म्स में है तो इसलिए फाइनल आंसर भी x वेरिएबल में होना चाहिए। तो अब t की जगह उसका x वाला फंक्शन पुट कर देता हूं तो हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा और वो होगा log x होल स्क्वायर बाई 2 प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब इस टाइप का एक और क्वेश्चन देखो। तो देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx। तुम्हें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये भी इसी टाइप के फॉर्मेट पे है। क्वेश्चन को तुम ठीक से ऑब्जर्व करो और तुम देखोगे कि इस टाइप के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के दो फैक्टर हैं, एक है साइन ब्रैकेट में ax प्लस बी और दूसरा है कॉस ब्रैकेट में ax प्लस बी। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल सेम है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो अब क्योंकि एंगल सेम है तो यह जो है साइन थीटा और कॉस थीटा की तरह हम एज्यूम कर सकते हैं। तो हमें पता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, और इसी तरह से कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो देखो यहां पर जो दो फैक्टर है दोनों एक दूसरे के डिफरेंशिएशन है। तो देखो ये वाला फॉर्मेट आ गया कि नहीं, क्या था फॉर्मेट में कि अगर एक फंक्शन f(x) है
तो दूसरा फंक्शन जो है इसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए, मतलब एफ डैश एक्स होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो यहां पर है, अगर मैं साइन ए एक्स प्लस बी को एफ एक्स की तरह ट्रीट करूं तो देखो इसका डिफरेंशिएशन में कॉस ए एक्स प्लस बी आएगा जो दूसरा फैक्टर है। तो फिर ये इस कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाता है। तो देखो अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले साइन ए एक्स प्लस बी को कोई नया वेरिएबल मैंने टी एज्यूम कर लिया। अब दोनों तरफ हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड के टर्म साइन ए एक्स प्लस बी को अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं तो देखो मुझे क्या मिलेगा। तो डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा याद करो। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो साइन और इसको अगर मैं थीटा की तरह एज्यूम करूं तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है। तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू जिसको मैंने थीटा की तरह एज्यूम किया था उसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, मतलब ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन। तो अब तो डिफरेंशिएशन तुमने सीख लिया होगा अच्छे से, थोड़ा सा उसे रिवाइज कर लेना। मैं यहां पर अब डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। तो ए एक्स प्लस बी का जब एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो बी तो कांस्टेंट है वो जीरो हो जाएगा, और ए एक्स का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होगा क्योंकि यहां पर दोनों प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो इस तरह से ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन करने पे सिर्फ ए मिलेगा। तो साइन ए एक्स प्लस बी के डिफरेंशिएशन से मुझे क्या मिला, कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और राइट साइड में क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स। और यहां पर अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा dx इक्वल टू डी टी अपॉन कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए। तो देखो ये जो दूसरा वाला फैक्टर है यहां डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो जब मैं वेरिएबल का रिप्लेसमेंट करूंगा ओरिजिनल एक्सप्रेशन में तो ये वाला फैक्टर कट जाएगा और मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ओरिजिनल एक्सप्रेशन में अगर वेरिएबल रिप्लेस कर दें तो साइन ए एक्स प्लस बी की जगह मैंने टी रख दिया है, कॉस ए एक्स प्लस बी वैसे ही लिखा हुआ है, और डी एक्स की जगह ये वाला एक्सप्रेशन रख देते हैं डी टी अपॉन ए कॉस एक्स प्लस बी। तो देखो कॉस ए एक्स प्लस बी और कॉस ए एक्स प्लस बी कट जाएगा और हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा टी डी टी बाई ए। तो क्योंकि 1 बाई ए जो है वो तो कांस्टेंट फैक्टर है, तो कांस्टेंट फैक्टर को हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो 1 बाई ए एज ए कांस्टेंट फैक्टर इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन के अंदर जो टर्म बचा वो है टी डी टी। तो टी डी टी तो डायरेक्ट फॉर्मूले का फॉर्म है, एक्स टू दी पावर एन के इंटीग्रेशन का फॉर्म है, तो इसको तो हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो अब वो फॉर्मूले का फॉर्म आ चुका है तो हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। तो यहां पर मेरे पास t के टर्म्स में आंसर आ जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस सी। अब आंसर तो t के टर्म्स में आया है लेकिन क्वेश्चन तो हमारा x वेरिएबल के टर्म्स में है, तो फाइनल आंसर भी हमारा x के टर्म्स में होना चाहिए। तो t की जगह मैं उसका रिलेटेड x वाला एक्सप्रेशन पुट कर देता हूं, साइन ए एक्स प्लस बी पुट कर देता हूं। तो t की जगह साइन ए एक्स प्लस बी पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास आ जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a प्लस सी। तो इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। तो देखो सेम उसी फॉर्मेट के बेसिस पे था और इजी भी था, तो ये तो समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन को ठीक से ऑब्जर्व करो ताकि तुम्हारा जो फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। अब एक और क्वेश्चन बताता हूं ताकि ये जो फॉर्मेट का टाइप है वो तुम्हारा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू लॉग साइन एक्स डीएक्स। यहां पर जो है दो फैक्टर है हमारे पास, एक है कॉट एक्स और दूसरा है लॉग साइन एक्स। अब यहां पर हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है या नहीं, तो वो तुम्हें थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल से करके देखना पड़ेगा। अदरवाइज तुम एक ट्रिक भी यूज कर सकते हो, क्योंकि कॉट एक्स का जो है हमारे पास इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, मतलब कॉट एक्स का इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है, वो होता है लॉग साइन एक्स। तो अगर कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग साइन एक्स है, तो इंटीग्रेशन तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। इसका मतलब हुआ कि log sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो cot x होगा। तो बस हमारा सॉल्यूशन आ गया, क्योंकि ये उस फॉर्म में अपीयर हो चुका है। कैसे हो चुका है, तो log sin x मेरा एक फंक्शन है और log sin x का जो डिफरेंशिएशन है वो cot x होगा, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है। तो इस तरह से ये इस टाइप के फॉर्म में आ गया और ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब मैं यहां पर क्या करता हूं कि log sin x को कोई वेरिएबल t एज्यूम कर लेता हूं और इसे x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। तो log sin x का जो डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में वो क्या हो जाएगा, तो यहां पर भी डिफरेंशिएट करने के लिए हमें चेन रूल लगाना पड़ेगा। साइन एक्स को एक वेरिएबल y एज्यूम कर लिया, तो log y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में 1/y होता है, और y की जगह साइन एक्स रख दिया, इनटू जिसको y की तरह मैंने रखा था उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। तो लेफ्ट साइड में आ गया cos x अपॉन साइन एक्स, जो कि cot x होगा, इक्वल टू राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो राइट साइड में हो जाएगा dt अपॉन dx। तो ये क्लियरली समझ में आ गया। तो अगर यहां पे कंफ्यूजन है तो डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा रिवाइज करो पहले, क्योंकि डिफरेंशिएशन अगर नहीं रिवाइज होगा उसमें प्रॉब्लम होगी, तो फिर तो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन पहले तुम्हारा क्लियर होना चाहिए, तभी तुम इंटीग्रेशन कर पाओगे। ठीक है, तो यहां पर ये लेफ्ट साइड हो जाएगा cot x, राइट साइड हो जाएगा dt बाई dx। यहां से पहले हम dx का वैल्यू निकाल लेते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, तो dx इधर आ जाएगा, तो dx हो गया dt बाई cot x। अब मैं इस वेरिएबल को ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देता हूं, तो cot x को मैं वैसे ही रखता हूं, इनटू log sin x को मैंने t लिया तो उसकी जगह t रख दिया, इनटू dx की जगह हो जाएगा dt अपॉन cot x। तो ये हमारा रिप्लेसमेंट के बाद एक्सप्रेशन आ गया। देखो cot x कैंसिल आउट हो गया, और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास क्या बचा, t dt, और t dt तो हमारा फॉर्मूले का फॉर्म है इंटीग्रेशन का, और इसको हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो ये हमारा यहां पर सॉल्व हो गया। तो t dt इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये सब तो सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूले का फॉर्म है, तो डायरेक्ट ही इसको करते हैं। तो t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2 और प्लस c हम यहां लगा देते हैं। यहां पर आंसर अभी हमें t के टर्म्स में मिला है, जबकि क्वेश्चन में वेरिएबल x है, तो फाइनल आंसर भी x के टर्म्स में होना चाहिए। तो यहां पर t का जो है रिप्लेसमेंट करस्पॉन्डिंग x के फंक्शन से कर देते हैं, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा, t की जगह रख देते हैं log sin x, तो ये हो जाएगा log sin x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस c। तो ये आ गया इसका फाइनल आंसर। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड का नेक्स्ट फॉर्मेट का स्टडी करते हैं। तो जो इसका नेक्स्ट फॉर्मेट है वो इस फॉर्म में है। ये फॉर्म क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स डिवाइडेड बाय एफ एक्स डी एक्स। अगर इस तरह का फॉर्म है तो भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ये पहले मेथड से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। वहां पर क्या था, वहां पर जो एफ एक्स था वो एफ डैश एक्स के साथ मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में था, और यहां पर जो है एफ एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, बस यही फर्क है। और सॉल्यूशन का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही सिमिलर है जैसा कि फर्स्ट मेथड में था। तो तुम्हें यहां पर आइडेंटिफाई करना होगा दो फंक्शन,
और एक फंक्शन जो है डिनोमिनेटर में है, और जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट होना चाहिए। न्यूमरेटर के बेसिस पे एफ एक्स का जो है डिफरेंशिएशन जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो फिर हम इस मेथड से उसे सॉल्व कर सकते हैं। और सॉल्यूशन प्रोसेस में कैसे करेंगे? वही करेंगे, वैसा ही करेंगे जैसा हमने फर्स्ट मेथड में किया था। क्या किया था कि हम सबसे पहले एफ एक्स को कोई वेरिएबल टी एज्यूम कर लेंगे, तो लेट एफ एक्स इक्वल टू टी। अब दोनों साइड हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा एफ डैश एक्स, राइट साइड में हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं dx का वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूं, तो वो हो जाएगा dt अपॉन एफ डैश एक्स। और उसके बाद मैं क्या करता हूं, वेरिएबल को रिप्लेस कर देता हूं इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशन में। तो रिप्लेसमेंट करने के बाद देखो क्या आएगा इंटीग्रेशन के अंदर, तो एफ डैश एक्स वैसे ही लिखा हुआ है, एफ एक्स की जगह पे मैंने t लिख दिया और dx की जगह पर मैंने dt अपॉन एफ डैश एक्स लिख दिया। तो देखो एफ डैश एक्स और एफ डैश एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर जो है मेरे पास बचेगा 1 अपॉन टी डी टी। और 1 अपॉन टी तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का फॉर्म है। क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन टी का? फॉर्मूला सब अच्छे से याद होना चाहिए, ताकि सॉल्यूशन प्रोसेस में कहीं पर भी फॉर्मूला है तो तुम्हारे जो कॉन्शियस माइंड में है वो प्रिंट होना चाहिए, तुरंत उसे वहां पर रिप्रेजेंट कर दो तो तुम्हारा सॉल्यूशन फटाफट हो जाएगा। तो 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है log टी, तो वो मैंने यहां पर लिख दिया log डी प्लस सी। लेकिन यहां पर आंसर अभी टी वेरिएबल के टर्म्स में आया है, जबकि क्वेश्चन एक्स वेरिएबल में है, तो उसे आंसर को भी एक्स वेरिएबल में लाना होगा। तो हम क्या करते हैं, टी की जगह पर एफ एक्स रख देते हैं, तो फाइनल आंसर आ जाएगा log एफ एक्स प्लस सी। और इस तरह से इस फॉर्मेट के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। तो अब इस फॉर्मेट के बेसिस पे जो कुछ क्वेश्चन है उनकी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, उन्हें सॉल्व करके बता रहा हूं, ताकि ये फॉर्मेट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन है वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। यह है इंटीग्रेशन ऑफ 3x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो इसका इंटीग्रेशन देखो कैसे करेंगे। इस फॉर्मेट के बेसिस पर पहले इसे आइडेंटिफाई करते हैं और देखते हैं कि वो इस फॉर्मेट से सॉल्व हो सकता है कि नहीं, और उसके बाद इस प्रोसेस का यूज आगे करेंगे। तो यहां पर देखो हम दो फंक्शन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। न्यूमरेटर में है 3x और डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो अगर मैं डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करता हूं तो देखो तुम्हें क्या मिलेगा। ये जो 2-3 स्टेप है डिफरेंशिएशन के, उसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी होगी कि वो माइंड में ही सॉल्व कर सको। और जब तुम ऐसा कर पाओगे, माइंड में सॉल्व कर पाओगे, तो फिर क्या होगा कि क्वेश्चन देख के ही तुम आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये जो है तुम्हारा सॉल्व हो सकता है कि नहीं तुम्हारे थिंकिंग मेथड पे, और ऐसा होने पे सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। तो देखो मैं ऐसा करके तुम्हें बता रहा हूं। तो डिनोमिनेटर में है 1 प्लस 2x स्क्वायर। माइंड में सोचो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, तो टोटल क्या हो गया 4x। तो देखो न्यूमरेटर में 3x है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 4x होता है। तो ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर कांस्टेंट मैच नहीं भी कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, इसलिए वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता है। इंपॉर्टेंट चीज है कि वेरिएबल वाला पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो न्यूमरेटर में वेरिएबल वाला पार्ट x है और जो डिफरेंशिएशन किया हमने 4x, तो वेरिएबल वाला पार्ट उसमें भी x आ रहा है, मतलब वेरिएबल वाला पार्ट मैच कर रहा है। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन इस मेथड पे हो रहा है, क्योंकि डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन में जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्मेट पे इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले 1 प्लस 2x स्क्वायर को मैंने एक नया वेरिएबल t एज्यूम कर लिया,
अब मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो लेफ्ट साइड में 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो जाएगा, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था। तो 1 प्लस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 4x हो गया। राइट साइड में जो है t का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो dt बाई dx आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू यहां से निकाल लो तो मुझे मिलेगा dt अपॉन 4x। अब मैं क्या करता हूं कि वेरिएबल रिप्लेस कर देता हूं यहां पर, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले के फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो कैसे आएगा। तो इंटीग्रेशन के अंदर 3x वैसे ही लिखा हुआ है, 1 प्लस 2x स्क्वायर की जगह पर मैंने t रिप्लेस कर दिया और dx की जगह पर मैंने dt अपॉन 4x लिख दिया। तो देखो यहां पर x और x कैंसिल हो जाएगा और 3/4 जो है क्योंकि कांस्टेंट फैक्टर है वो एज ए फैक्टर प्रेजेंट है तो वह इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। तो देखो 3/4 को मैंने इंटीग्रेशन से बाहर ले आया। अब यहां पर इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 अपॉन टी dt, और 1 अपॉन टी तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का फॉर्म है, तो ये सॉल्व हो गया। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है log t। तो 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log t और प्लस c लगा देंगे, तो t के टर्म्स में हमारे पास आंसर आ गया 3/4 log t प्लस c। अब क्योंकि क्वेश्चन में वेरिएबल x है तो इसे x के टर्म्स में लाना होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा t की जगह पर 1 प्लस 2x स्क्वायर लिख देंगे तो आंसर होगा 3/4 log मॉड के अंदर 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस c। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो देखो समझ में आ गया होगा, और क्लियरली देखो वो इसी तरह के फॉर्मेट पे बेस्ड है। तो इस तरह से तुम्हें फंक्शन को आइडेंटिफाई करना है। 2-3 स्टेप माइंड में सोचो कि डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है कि नहीं, और फिर अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब इस फॉर्मेट पे एक और इंटीग्रेशन दे रहा हूं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो नेक्स्ट इंटीग्रेशन है इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर में cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसे तुम खुद ट्राई करो सॉल्व करने की पहले, और देखो कि क्या तुम इसे कर पाते हो। आइडेंटिफाई करो दो फंक्शन, और उसमें फिर देखो एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन है कि नहीं, और ट्राई करो इसी मेथड से सॉल्व करने की। हो जाना चाहिए। इतनी तो इंटेलिजेंस है कि देखकर ऑब्जर्व करके तुम थोड़ा बहुत सॉल्व कर सको। और अगर नहीं होता है, प्रॉब्लम आती है, तो देखो मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, ठीक से ऑब्जर्व करना, ताकि फिर अगले क्वेश्चन में तुम अपनी इंटेलिजेंस का यूज करके उसे सॉल्व कर पाओ। ठीक है। जैसा कि मैंने बोला था कि जो क्वेश्चन देख के 2-3 स्टेप्स आगे के तुम सोचने की कोशिश करो, माइंड में 2-3 स्टेप सॉल्व करने की कोशिश करो, और जब ऐसा करने में तुम सफल हो जाओगे तो फिर क्वेश्चन इजीली सॉल्व होने लगेगा। तो देखो न्यूमरेटर में जितना एक्सप्रेशन है उसको मैं एक फंक्शन की तरह ट्रीट करता हूं, cos x माइनस sin x ये है, और डिनोमिनेटर में देखो जो एक्सप्रेशन है वो है cos x प्लस sin x। तो ये जो दो पूरे एक्सप्रेशन है, तो देखते हैं क्या एक का डिफरेंशिएशन दूसरे में प्रेजेंट है या नहीं। और हमने देखा है कि डिफरेंशिएशन जो है न्यूमरेटर के बेसिस पे, न्यूमरेटर के रिलेटिव प्रेजेंट होना चाहिए, तभी सॉल्यूशन हो पाएगा। तो इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है उसका डिफरेंशिएशन चेक करना होगा कि न्यूमरेटर में है कि नहीं। तो देखते हैं, डिनोमिनेटर में है cos x प्लस sin x, तो cos x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन बन रहा है cos x माइनस sin x, और देखो जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, cos x माइनस sin x है ना न्यूमरेटर में, तो बस ये सॉल्व हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। और यही तो ये फॉर्मेट कहता था कि ऐसा होगा, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा, तो ये सॉल्व हो जाएगा। और कैसे सॉल्व हो जाएगा,
तो इस प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा। तो अब प्रोसेस अप्लाई करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है cos x प्लस sin x, उसको कोई वेरिएबल t एज्यूम कर लेते हैं। अब दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। तो लेफ्ट साइड में cos x माइनस sin x आ जाएगा, इक्वल टू राइट साइड में dt बाई dx होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि होगा dt अपॉन cos x माइनस sin x। और ये देखो कि न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन प्रेजेंट है वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया है, तो अब ये सॉल्व ही हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल है उसको क्वेश्चन में इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट कर देते हैं। तो वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आ जाएगा, इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर में है cos x माइनस sin x, डिनोमिनेटर में cos x प्लस sin x को मैंने t एज्यूम किया था, तो डिनोमिनेटर में t आ जाएगा, इंटू dx की जगह मैं लिख देता हूं dt अपॉन cos x माइनस sin x। तो देखो cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x कट गया और मेरे पास बचा 1 अपॉन t dt। 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन मुझे पता है क्या होता है, log t प्लस c। तो यहां पर मैं लिख देता हूं log t प्लस c, t की जगह वापस x वाला एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं ताकि फाइनल आंसर x में आ जाए। तो ये हो जाएगा log मॉड के अंदर sin x प्लस cos x प्लस c, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। तो देखो सिंपल था, इसी फॉर्मेट पे बेस्ड था। तो ठीक से ऑब्जर्व करो, अगला क्वेश्चन एक और क्वेश्चन में दे रहा हूं ताकि फॉर्मेट तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो इस फॉर्मेट पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं वो है इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, ये भी इसी फॉर्मेट पर बेस्ड है। तो इसमें भी सबसे पहले हम दो फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं। न्यूमरेटर में जो पूरा एक्सप्रेशन है उसको एक सिंगल फंक्शन लेते हैं e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, उसको एक सिंगल फंक्शन की तरह ट्रीट करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशिएशन है वो न्यूमरेटर में प्रेजेंट है क्या। अगर प्रेजेंट है तो फिर हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला है कि यहां पर तुम 2-3 स्टेप आगे के माइंड में सॉल्व करने की कोशिश करो तो सॉल्यूशन आसान हो जाता है। तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा कि डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है कि नहीं, डायरेक्ट पता चल जाएगा, और फिर तुम अपना उसके बाद लिखना स्टार्ट करना। तो डिनोमिनेटर में है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x होता है। e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, चेन रूल लगाओ यहाँ पे, तो वो होगा e टू द पावर माइनस x, और फिर माइनस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1। तो कुल मिला के ये एक्सप्रेशन डिफरेंशिएशन के बाद आ जाएगा e टू द पावर x, और यहाँ पे माइनस अगर मैं प्लस से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो डिफरेंशिएशन होगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और जो कि न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इस फॉर्मेट पे सॉल्व हो रहा है। तो अब हम प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं सेम जैसा कि पहले दो क्वेश्चन में किया था। तो डिनोमिनेटर में जो एक्सप्रेशन है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, उसे कोई वेरिएबल मैंने t एज्यूम कर लिया। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन अगर चेन रूल से करें तो वो आएगा e टू द पावर माइनस x इंटू -1। तो वो -1 यहाँ पे साइन से मल्टीप्लाई हो गया तो बीच में साइन माइनस आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड में हो जाएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x, और राइट साइड जो होगा हमारे पास वो हो जाएगा dt अपॉन dx। तो यहां से अगर मैं dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लूं तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt अपॉन डिनोमिनेटर में e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। अब मैं वेरिएबल रिप्लेसमेंट इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसमें कर देता हूं। तो इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x वैसे ही है,
डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x है उसकी जगह मैंने t रख दिया, इनटू dx की जगह पर मैंने dt अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x रख दिया। तो देखो ये न्यूमरेटर यहां पर जो डिनोमिनेटर है उससे कट जाएगा और हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 1 अपॉन टी डी टी, जो कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का फॉर्म है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, log t प्लस c हो जाएगा। और फाइनल आंसर क्योंकि हमें x में रिप्रेजेंट करना है तो t की जगह पे उसका रिलेटिव x वाला एक्सप्रेशन डाल देता हूं जो कि है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। तो फाइनल आंसर हो जाएगा log मॉड के अंदर e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। और इस तरह से इसका भी सॉल्यूशन आ गया। तो होपफुली ये फॉर्मेट भी तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बेसिस पे जब और भी क्वेश्चन करेंगे तो क्लियरिटी और आने लगेगी। लेकिन ये जो 3 मैंने बेसिक क्वेश्चन बताए इससे तुम्हें फॉर्मेट का जो ऑब्जर्वेशन है वो समझ में आ जाना चाहिए, तभी ना डिफिकल्ट क्वेश्चन धीरे धीरे कर पाओगे। ठीक है, तो इसको एक बार अच्छे से देख लेना। अब हम नेक्स्ट फॉर्मेट पर चलते हैं, वो फॉर्मेट देखते हैं कि कैसा है और कैसे उसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब इसमें नेक्स्ट टाइप का जो इंटीग्रेशन हो सकता है उस टाइप को मैंने देखो बोर्ड पर लिख दिया है। तो इस टाइप में देखो जो इंटीग्रेशन का एक्सप्रेशन है वह किस फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा, एफ डैश एक्स इंटू जी एफ एक्स डी एक्स। तो इस फॉर्मेट में देखो क्लियरली जो एक फंक्शन है बेसिकली वह कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फंक्शन का फॉर्म है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्म है। तो इसमें आउटर फंक्शन g है और इनर फंक्शन एफ एक्स है। तो जो इनर फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन एज ए फैक्टर इस एक्सप्रेशन में प्रेजेंट होना चाहिए। तो जब ऐसा होगा तो हम यहां पर इनर फंक्शन को अगर कोई सिंगल वेरिएबल टी एज्यूम कर ले तो क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन एज ए फैक्टर प्रेजेंट है तो हम इसको इजीली इस मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मेट समझ में आया। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन देगा तो तुम्हारे दिमाग में यह फॉर्मेट भी होना चाहिए और क्वेश्चन को ऑब्जर्व करके तुम्हें देखना होगा कि क्या यह फॉर्मेट एप्लीकेबल हो सकता है, और अगर है तो फिर इस प्रोसेस के बेसिस पे तुम इसे सॉल्व कर सकते हो। तो प्रोसेस क्या है, तो प्रोसेस में हम एफ एक्स को टी एज्यूम करते हैं, फिर दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, और राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं dt बाई dx। यहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जो कि आएगा dt अपॉन एफ डैश एक्स। अब हम क्या करते हैं, इन वेरिएबल्स को जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन है इंटीग्रेशन के अंदर वहां पर रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो dx की जगह पर जब हम dt अपॉन एफ डैश एक्स रखेंगे तो ये जो एफ डैश एक्स वाला फैक्टर न्यूमरेटर में प्रेजेंट है वह कट जाएगा और हमारे पास जो है वह डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का फॉर्म आ जाएगा। तो देखो कैसे, तो मैं क्या कर रहा हूं, वेरिएबल रिप्लेस कर रहा हूं। तो एफ डैश वैसे ही रहने दिया, जी एफ एक्स में एफ एक्स की जगह टी रख दिया मैंने तो यह जी टी हो गया, डी एक्स की जगह डी टी बाई एफ डैश एक्स रख दिया तो यह एफ डैश एक्स इस एफ डैश एक्स से कट जाएगा और हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वह होगा इंटीग्रेशन ऑफ जी टी डी टी। तो यहां पर ध्यान रखना जो ये g वाला फंक्शन है वह इस तरह के फॉर्म में होना चाहिए कि जब वह gt बन के आएगा मतलब सिंपल फंक्शन के फॉर्म में आएगा तो वह इंटीग्रेशन के फॉर्म में प्रेजेंट होना चाहिए। तो देखो यहाँ g वाला जो फंक्शन है वह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। तो अगर इसका इंटीग्रेशन तुम्हें पता है तो यह क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। तो ये जितनी भी बातें मैंने बताई है वह तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए और उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें इसे ऑब्जर्व करना है और जब तुम पाओगे कि ये इस फॉर्म को वैलिड कर रहा है तो फिर तुम इस प्रोसेस से इसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो देखो अब इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वह है इंटीग्रेशन ऑफ
न्यूमरेटर में साइन एक्स डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसे ऑब्जर्व करते हैं कि क्या यह इस तरह के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर में जो है एक फंक्शन प्रेजेंट है साइन एक्स, और जितने भी हमने मेथड पढ़े हैं उसमें जो डिफरेंशिएशन वाला फंक्शन है वह न्यूमरेटर में ही प्रेजेंट होना चाहिए, न्यूमरेटर के बेसिस पर ही प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है वह साइन एक्स है, डिनोमिनेटर में देखो 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर है। तो यह स्टैंडर्ड फंक्शन के फॉर्म में नहीं है बल्कि यह फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है। किस तरह से फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है, तो यहां पर देखो 1 प्लस कॉस एक्स, तो यह जो है ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्म है, बट इसमें जो इसकी पावर है वह 1 नहीं है बल्कि 2 है, 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। तो क्योंकि पावर में कोई कांस्टेंट है तो इसलिए यह वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब यह एक पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर उसके वेरिएबल की जगह पर आया है। तो जैसे देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये किस तरह का फॉर्म है, तो यह टी स्क्वायर का फॉर्म है जहां पे टी पॉलिनोमियल का वेरिएबल है और उस टी की जगह पे रिप्लेस करके 1 प्लस कॉस एक्स को रख दिया गया है। तो इस तरह से तुम्हें इसे आइडेंटिफाई करना होगा कि यह दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक फंक्शन है टी स्क्वायर और दूसरा फंक्शन है 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर इनर वाला जो फंक्शन है वह 1 प्लस कॉस एक्स है। अब हम देखते हैं कि ये जो इनर वाला फंक्शन है 1 प्लस कॉस एक्स, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हमें पता है कि cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है और जो साइन x है वह न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। तो इसलिए क्योंकि इसमें इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है तो इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बट ध्यान रखना, पूरे होल स्क्वायर को तुम टी मत एज्यूम करना, क्योंकि जब पूरे होल स्क्वायर को टी एज्यूम करोगे तो उसका डिफरेंशिएशन काफी बड़ा आएगा। चेन रूल से वो आएगा 2 इंटू 1 प्लस कॉस एक्स इंटू फिर कॉस एक्स का साइन एक्स आएगा। तो वो जो पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन है वह न्यूमरेटर में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो तुम्हें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होगा कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। और दूसरी चीज कि इनर फंक्शन क्या है, यूजुअली इनर फंक्शन का ही डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में प्रेजेंट होगा तभी इस तरह के एक्सप्रेशन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि 1 प्लस कॉस एक्स जो है उसको हमें टी एज्यूम करना है। तो 1 प्लस कॉस एक्स को हम टी रखते हैं और दोनों तरफ अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया जाए तो लेफ्ट साइड में देखो 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होगा, और राइट साइड में जो टी का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा वह हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो यहां से अगर हम dx की वैल्यू निकाल लें तो dx आएगा माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स। तो इस तरह से अगर हम इन वेरिएबल्स को इंटीग्रेशन के अंदर एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर दें तो देखो क्या होगा। तो न्यूमरेटर में साइन एक्स वैसे ही है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स की जगह टी रख दे तो डिनोमिनेटर टी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू डी एक्स की जगह पर हम माइनस डी टी अपॉन साइन एक्स रख देते हैं। तो देखो क्या होगा, साइन एक्स और साइन एक्स कट जाएगा और इंटीग्रेशन के अंदर जो एक्सप्रेशन बचेगा वह होगा -1 बाई टी स्क्वायर डी टी। ठीक है, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला है। और अगर ये पता नहीं है तो फिर भाई इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो तुम फॉर्मूला और उसका फॉर्म अच्छे से याद करो, तभी ना इंटीग्रेशन हो पाएगा। नहीं तो अगर फॉर्मूला ही आइडेंटिफाई नहीं होगा तो फिर इंटीग्रेशन को सॉल्व कैसे करोगे, लास्ट में जाके तो फिर अटक ही जाओगे।
तो इसलिए पहले फॉर्मूले को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करो, उसके फॉर्म को ऑब्जर्व करो और फॉर्मूला याद करो। तो यहां पे देखो फॉर्मूले का फॉर्म लाने के लिए हम क्या करेंगे, 1/t² को पहले t⁻⁻² dt लिख देते हैं। और यहां पे देखो फॉर्मूले का स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। कौन सा है स्टैंडर्ड फॉर्म, x⁴n। देखो ये वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का फॉर्म है ना, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट में इंटीग्रेशन का कौन सा फॉर्म लगेगा, x⁴n का इंटीग्रेशन, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन यही होता है, तो यही फॉर्म लगेगा। तो वो फॉर्म अगर हम लगा दें तो हमारे पास आ जाएगा -1 इंटू t⁻⁻² का इंटीग्रेशन, तो जो कि हो जाएगा t⁻⁻1 डिवाइडेड बाय -1, तो डिवीजन का माइनस से ये माइनस कट गया, तो हमारे पास बचेगा t⁻⁻1, मतलब हम उसे लिख सकते हैं 1/t प्लस c। तो ये आ गया t के टर्म्स में इंटीग्रेशन का फॉर्म 1/t प्लस c। लेकिन क्वेश्चन जब हमें x वेरिएबल के टर्म्स में पूछा है तो फाइनल आंसर भी x वेरिएबल के टर्म्स में होना चाहिए। तो t की जगह पे हम उसका करस्पॉन्डिंग x वाला एक्सप्रेशन पुट कर देते हैं, जो कि है 1 प्लस cos x। तो फाइनल आंसर आ जाएगा 1/1 प्लस cos x प्लस सी। ठीक है, तो क्लियरली तुम्हें ये क्वेश्चन मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसी तरह से ऑब्जर्व करना है तुम्हें। एक दो क्वेश्चन और मैं एज एन एग्जांपल देता हूं ताकि क्लियरिटी आ जाए, उसे भी ठीक से ऑब्जर्व करना। ठीक है, अब इसी फॉर्मेट पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के अंदर एक फैक्टर है 4x+2 इंटू दूसरा फैक्टर अंडर रूट के अंदर है x² + x + 1 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे। तो यहां पे देखो एक फैक्टर तो 4x+2 दिख रहा है और प्रोडक्ट में दूसरा फैक्टर अंडर रूट x² + x + 1 है। तो ये जो दूसरा फैक्टर है ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है फंक्शन का, बल्कि यह फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्म है। कैसे है, तो इसमें देखो एक स्क्वायर रूट प्रेजेंट है और उसके अंदर जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन x² + x + 1 है। तो ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्म है कि एक स्क्वायर रूट फंक्शन के अंदर पॉलिनोमियल फंक्शन प्रेजेंट है। तो इसको हम दो फंक्शन की तरह कैसे देख सकते हैं कि एक फंक्शन जो है आउटर फंक्शन वो स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो उसे मैं अंडर रूट t लिख सकता हूं, और स्क्वायर रूट के अंदर जो ये वेरिएबल है उसकी जगह पर यहां पर रखा हुआ है x² + x + 1। तो इस तरह से आउटर फंक्शन अंडर रूट t के फॉर्म में है, स्क्वायर रूट फंक्शन के फॉर्म में है, और स्क्वायर रूट के अंदर जो ये t वेरिएबल है वो खुद पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में है x² + x + 1। तो इस तरह से ये जो है फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्म बन रहा है। अब इतना हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब हम देखते हैं कि क्या ये इस मेथड से सॉल्व हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जो ये फैक्टर है 4x+2 है, और यहाँ पे अगर हम फंक्शन देखें तो जो इनर फंक्शन है वह है x² + x + 1। तो क्या इसका डिफरेंशिएशन पहला वाला फैक्टर है, हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो क्या तुम चेक कर सकते हो, क्या तुम चेक करके बता सकते हो कि ये जो इनर फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं। चलो चेक करते हैं। ये तो आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए तुमसे, क्योंकि इतना आइडेंटिफाई कर पाओगे तभी तो क्वेश्चन जो है तुमसे जल्दी जल्दी सॉल्व होंगे। तो देखो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखो इसका डिफरेंशिएशन जो है क्या होगा, x² का 2x होगा, x का 1 होगा और 1 का 0 होगा। तो डिफरेंशिएशन 2x + 1 आ गया। देखो साथ ही साथ जब तुम प्रोसेस कर रहे हो तो माइंड भी वर्क करते रहना चाहिए। माइंड जो है बिल्कुल अलर्ट कंडीशन में होना चाहिए, वो भी अपना मैनिपुलेशन करते रहना चाहिए। ठीक है, तभी ना तुम हर स्टेप में बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे, और जब बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि रिक्वायर्ड कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो यहां पे देखो कैसे आया, तो 2x + 1 आया। क्या 2x + 1 यहां प्रेजेंट है, तो डायरेक्ट देखने पे तो पता चल रहा है कि नहीं है प्रेजेंट, और यहीं पे तुम्हारे माइंड के अलर्टनेस शार्पनेस का पता चलेगा। देखो ये क्लियरली 2x + 1 के फॉर्म में तो नहीं है, लेकिन अगर मैं इसमें से 2 कॉमन निकाल लो तो ये 2x + 1 बन जा रहा है।
मतलब 2 कॉमन निकालने पर यह 2x+1 के फॉर्म में आ जा रहा है। इसका मतलब हुआ एज ए फैक्टर 2x+1 एक्चुअली में यहां पे प्रेजेंट है, जो कि इसका डिफरेंशिएशन है, तो यह सॉल्व हो जाएगा। तो देखा, ट्रिक से यह सॉल्व हो गया। तो इस तरह का ट्रिक तुम्हें सोचते रहना पड़ेगा, तभी तुम इंटीग्रेशन कर पाओगे। अब देखो, इसमें प्रोसेस करते हैं। x² + x+1 को मैंने t एज्यूम कर लिया, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो लेफ्ट साइड में x² का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, x का 1 हो गया, 1 का 0 हो गया। तो लेफ्ट साइड में हमारे पास आ गया 2x+1। राइट साइड में जो हमारे पास डिफरेंशिएशन करने के बाद एक्सप्रेशन आएगा वह होगा dt/dx। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से हम dx की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो dx हो जाएगा dt/2x+1। अब मैं इन वेरिएबल्स को ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देता हूं। तो देखो, यहां पे मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में आउटलाइन लिया था कि यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं, ताकि ब्रैकेट के अंदर 2x+1 आ जाए, इनटू अंडर रूट, इसकी जगह पे मैंने t पुट किया था तो वो t रख दिया, इनटू dx की जगह पे आ जाएगा dt/2x+1। तो देखो, यह 2x+1 और यह 2x+1 कट जाएगा, 2 जो है एज ए कांस्टेंट फैक्टर इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास आएगा √t dt। और √t/dt किस तरह के इंटीग्रेशन का फॉर्म है, तो ये बेसिकली t⁻1/2 है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो कौन सा फॉर्म होता है, x⁻n। तो ये x⁻n के फॉर्मूले का फॉर्म है। तो इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, t⁻1/2 dt, और इसमें अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x⁻n लगा देंगे। तो यह हो जाएगा 2 into t⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। और इसे हम प्रॉपर्ली सॉल्व कर ले तो ये 3/2 रिवर्स ऑर्डर में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 4/3 into t⁻3/2 प्लस c। तो ये t के टर्म्स में इंटीग्रेशन का आंसर आ गया है, लेकिन क्वेश्चन तो x के वेरिएबल के टर्म्स में है, तो आंसर भी हमें x वेरिएबल में चाहिए। तो t की जगह पे उसका करस्पॉन्डिंग x वाला एक्सप्रेशन रख दो, जो कि x² + x+1 है। तो इस तरह से फाइनल आंसर आ जाएगा 4/3 into x² + x+1 whole to the power 3/2 प्लस c। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो देखो, इस तरह से तुम्हें ऑब्जर्व करना है, अपनी ऑब्जर्वेशन इस तरह से धीरे धीरे कोशिश करो बढ़ाने की, और तभी तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। तो कोशिश करते रहो, क्योंकि तुमने सुना ही है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए कोशिश करते रहो, आज नहीं तो कल तुम जरूर इसमें सफल होगे। क्योंकि भाई, ये क्वेश्चन जब 12th में है तो 12th के स्टूडेंट्स के लिए ही है, और अगर बाकियों को समझ में आ रहा है तो तुम्हें क्यों नहीं समझ में आएगा। और जब एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर उसके बाद समझ में आने ही लगेगा, बस तुम्हें उसकी पूंछ पकड़ लेना है, उसके बाद उसे छोड़ना नहीं, और फिर धीरे धीरे पूरा इंटीग्रेशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, इस फॉर्मेट पे एक और क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर में 1 + log x का होल स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में x है, dx। इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, तो इसमें भी हम देखते हैं कि हमारे पास 2 फंक्शन है, 1 + log x का होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फंक्शन x है। तो जो न्यूमरेटर में फंक्शन है 1 + log x का होल स्क्वायर, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बल्कि ये फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में है। कैसे है फंक्शन ऑफ फंक्शन के फॉर्म में, तो देखो, यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है। तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट जो है बेसिकली वह पॉलिनोमियल का फॉर्म है, t⁻n, इस तरह का फॉर्म है वो। तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है, तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म होना चाहिए, वो होना चाहिए किसी वेरिएबल की पावर 2, मतलब t की पावर 2। और इसमें फिर t वेरिएबल की जगह हमने एक दूसरा फंक्शन डाल दिया, जो कि है 1 + log x। तो t की जगह पे अगर मैं 1 + log x पुट कर देता हूं, तो ये मेरा फंक्शन बन के आ जाता है 1 + log x का होल स्क्वायर। तो बेसिकली यह 2 फंक्शन का फॉर्म है, आउटर फंक्शन t²
और इनर फंक्शन जो t की जगह पे आया है 1 प्लस लॉग एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन डिनोमिनेटर में है वह है पॉलिनोमियल फंक्शन x। अब इसमें देखते हैं कि क्या एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा हो रहा है, पर्टिकुलरली हम इनर फंक्शन को कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं देखो इसे थोड़ा सा प्रॉपर ऑर्डर में लिख दूं, प्रॉपर ऑर्डर में लिख दूं मतलब क्या हुआ कि एक फंक्शन है 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर और दूसरा 1 बाई एक्स डी एक्स, प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया। तो ऐसा लिखने से क्या हुआ, तो क्योंकि मैं देख रहा हूं कि इनर फंक्शन जो है वो 1 प्लस लॉग एक्स है और 1 प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दो कि डिफरेंशिएशन क्या होता है लॉग एक्स का, 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 1 बाई एक्स। और देखो 1 बाई एक्स जो है एज ए फैक्टर, न्यूमरेटर के हिसाब से देखें, न्यूमरेटर के रिलेटिव में देखें तो 1 बाई एक्स एज ए फैक्टर प्रेजेंट है, मतलब इनर फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसमें दूसरा वाला फैक्टर बिल्कुल प्रेजेंट है। तो यह भी इस फॉर्मेट का क्वेश्चन है और इस प्रोसेस से सॉल्व हो जाएगा। तो बस अब हम इस प्रोसेस पे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। तो 1 प्लस लॉग एक्स को मैंने कोई वेरिएबल टी एज्यूम कर लिया, अब मैं दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो लेफ्ट साइड में 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो गया, राइट साइड में t को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यह हो जाएगा dt बाई dx। तो dx को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं तो dx की वैल्यू आ जाएगी dx इक्वल टू x dt। अब मैं क्या करता हूं, इन वेरिएबल्स को ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देता हूं। तो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पे यहां पर मैं रिप्लेस करता हूं, तो 1 प्लस लॉग एक्स की जगह पर मैंने t रख दिया है तो यह t स्क्वायर हो जाएगा इंटू 1 बाई एक्स इंटू dx की जगह पर मैं रख देता हूं x dt। तो क्लियरली देखो इस x से ये वाला x कट गया और हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बचा, t स्क्वायर dt। अब यह भी इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट का इंटीग्रेशन है, तो इसका करस्पॉन्डिंग फॉर्म कौन सा इंटीग्रेशन में, x टू दी पावर n इसका फॉर्म है। तो यहां पर x टू दी पावर n का फॉर्म लगा के इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो t के टर्म्स में हमारा इंटीग्रेशन आ जाएगा t क्यूब बाई 3 प्लस c। लेकिन आंसर तो हमें x के टर्म्स में चाहिए क्योंकि क्वेश्चन x वेरिएबल में है, तो t की जगह पर उसका करस्पॉन्डिंग x वाला एक्सप्रेशन रख देते हैं, तो यह हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल क्यूब बाई 3 प्लस c। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो देखो क्वेश्चन अब आसान लगने लगा, जैसे ही तुम आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि फंक्शन कौन कौन से हैं और किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है या नहीं है, ये सब जब ऑब्जर्व कर पाओगे तो क्लियरली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखो जो कोशिश तो करना पड़ेगा, दिमाग में जोर डालना पड़ेगा, उसकी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, तभी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो पाएंगी। और अगर तुम्हें थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ रहा है तो कोशिश करते रहो, और एक बार जब समझ में आ जाए तो इंटीग्रेशन की पूंछ पकड़ लेना, और उसके बाद इंटीग्रेशन तुम्हें गिरे पड़े कैसे भी ले जाए तुम पूंछ मत छोड़ना, उसके साथ गिरते पड़ते जाने लगना, कहां तक भागेगा, एक बार तुम्हारे अंडर में तो आएगा ही ना। और उसके बाद इंटीग्रेशन को तुम पूरी तरह से दबोच लेना, निचोड़ देना उसे, कि कोई भी क्वेश्चन इंटीग्रेशन का आ जाए वो तुमसे हो जाए। ठीक है, तो ऑब्जर्व करते रहो, धीरे धीरे सोचते रहो, बिल्कुल हो जाएगा, होने ही लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन होने के लिए ही है। ठीक है, अब देखो इस बेसिस पे अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो इस फॉर्मेट पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इंटीग्रेशन के अंदर न्यूमरेटर में है e टू दी पावर 10 इनवर्स x डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन तुम्हें करना है। तो इसमें भी हम फंक्शन आइडेंटिफाई करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा फंक्शन प्रेजेंट है, और फिर हम उसे सॉल्व कर लेंगे। तो देखो यहाँ कौन कौन सा फंक्शन है, एक तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर में 10 इनवर्स फिगो का फंक्शन है, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पर e टू दी पावर 10 इनवर्स x है, तो यहां पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर जो है हमारा इनवर्स फिगो का फंक्शन आ गया। तो पहले दो क्वेश्चन में मैंने फंक्शन आइडेंटिफाई करके बताया था, अब मैं आइडेंटिफाई करके नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट ही हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि भाई इतनी इंटेलिजेंस तो तुम में है ही,
कि दो ऑब्जर्वेशन मैंने बता दिया, तो उसके बेसिस पे तुम जो है फंक्शन को सेपरेट कर सको, आइडेंटिफाई कर सको। और नहीं भी कर पा रहे हो तो ऑब्जर्व करके जो है तुम सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे। क्योंकि देखो यहाँ पे जो दूसरा वाला फंक्शन है ये है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला तुम्हें क्लियरली याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन का भी और डिफरेंशिएशन का भी। अगर तुम्हें फॉर्मूला बिल्कुल याद है कि जैसे ही क्वेश्चन है सारे फॉर्मूले तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे कॉन्शियस माइंड में अगर दौड़ने लगे, एकदम बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगे, लाइट की स्पीड से तुम्हारे माइंड में अगर वो फॉर्मूले घूमने लगे, तो फिर तुम जो टर्म्स है, एक्सप्रेशन है, उसको ऑब्जर्व करके तुम पता लगा सकते हो इजीली कि ये सॉल्यूशन की तरफ जा सकता है कि नहीं, किस मेथड से सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे एक आ रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जैसे ही मैंने इसे देखा तो तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि अच्छा ये तो किसी के डिफरेंशिएशन में आता है। किसके डिफरेंशिएशन में आता है? तो ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और देखो tan इनवर्स x यहाँ पे फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर प्रेजेंट है, बट tan इनवर्स x ही तो प्रेजेंट है ना। तो tan इनवर्स x को अगर मैं t ले लूं तो उसका डिफरेंशिएशन एज ए फैक्टर यहां प्रेजेंट है, वो कट जाएगा। और फिर क्या होगा, क्योंकि मैंने इसे t ले लिया है तो मेरे पास फंक्शन बचेगा e टू दी पावर t, सिर्फ e टू दी पावर t बचेगा, जो कि इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और इस तरह से ये इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। तो देखो कितना आसान था। तो ऐसे ही तुम्हें ऑब्जर्व करना है। तो अब प्रोसेस करते हैं। तो प्रोसेस में मैं क्या करता हूं कि tan इनवर्स x को मैं एज्यूम कर लेता हूं t। अब मैं दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा। तो लेफ्ट साइड में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया। राइट साइड में t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt बाई dx होगा। यहां से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके dx की वैल्यू निकालूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। अब मैं इन वेरिएबल्स को ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन में रिप्लेस कर देता हूं। e टू दी पावर tan इनवर्स x की जगह t रख दिया तो e टू दी पावर t हो गया, इनटू यहां पर इस फॉर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूं तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर रख दिया, dx की जगह 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt लिख दिया मैंने। तो देखो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा और मेरे पास t के टर्म्स में एक्सप्रेशन बचेगा e टू दी पावर t dt। और e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन क्या होता है? डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन e टू दी पावर t ही होता है। तो ये हो जाएगा e टू दी पावर t प्लस c। फाइनल आंसर हमें x के टर्म्स में चाहिए, तो t की जगह उसका x का एक्सप्रेशन पुट कर दो tan इनवर्स x, तो फाइनल आंसर आ जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स x प्लस c। तो देखो कितना आसान था, हो गया ना इजीली। अब इसी फॉर्मेट पे एक और क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन के अंदर 2x इंटू साइन ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। तो देखो यहाँ पे भी हमारे पास दो फैक्टर है, एक फैक्टर 2x है और दूसरा जो है वह है साइन ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1। और ये जो साइन वाला फंक्शन है यह अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। साइन फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है साइन x, तो वहां पे जो x है उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया है। तो मतलब ये फंक्शन ऑफ फंक्शन का फॉर्म है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं एक आउटर फंक्शन साइन फंक्शन प्रेजेंट है और उसके अंदर एक इनर फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्रेजेंट है। तो यही हमने ऑब्जर्व किया था, इसी बेसिस पे सॉल्व किया था। तो इतना आइडेंटिफाई कर लो और फिर हम देख के ही, ऑब्जर्व करके ही इसको पता लगा सकते हैं कि ये सॉल्व होगा कि नहीं। तो यहाँ पर देखो ये एक फैक्टर 2x है। तो यहाँ पे देखो जब भी तुम सॉल्व कर रहे हो ना, तो तुम ये ध्यान रखना कि कांस्टेंट फैक्टर जो होता है उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। बस जो वेरिएबल वाला फैक्टर है वो प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर x है और यहाँ पे देखो साइन के अंदर जो फंक्शन है वो क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो होता है 2x। तो उसमें देखो वेरिएबल फैक्टर क्या आ रहा है, x, और यहाँ पर भी x है, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर प्रेजेंट है। एक्चुअली में 2x ही प्रेजेंट है, तो और अच्छी बात हो गई।
है ना। तो डिफरेंशिएशन प्रेजेंट है तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएगा। करना क्या होगा, अगर मैं इसको टी रखूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन एज ए फैक्टर प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो वो कट जाएगा और मेरे पास एक्सप्रेशन बचेगा जिसका इंटीग्रेशन करना होगा, वो होगा साइन टी। और साइन टी का तो इंटीग्रेशन हमें पता होता है, वो फॉर्मूले का फॉर्म है, तो बस सॉल्व हो गया। तो अब हम प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मैंने टी एज्यूम कर लिया। अब दोनों तरफ एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो लेफ्ट साइड में मेरे पास होगा 2x इक्वल टू राइट साइड को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा dt बाई dx। यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं dx की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो dx इक्वल टू आ जाएगा dt बाई 2x। अब वेरिएबल को ओरिजिनल एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देते हैं, तो 2x ऐसे ही है इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह मैंने t रख दिया तो यह साइन t हो गया, इंटू dx की जगह पे मैं लिख सकता हूं dt बाई 2x। तो यह 2x और यह 2x कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास इंटीग्रेशन बचा साइन t dt, जिसका इंटीग्रेशन जो है डायरेक्ट फॉर्मूले का फॉर्म है, वह होता है माइनस कॉस t प्लस c। इस तरह से t के टर्म्स में हमारे पास आंसर आ चुका है, लेकिन फाइनल आंसर तो हमें x के टर्म्स में चाहिए, तो यहां पर t को उसके करस्पॉन्डिंग x वाले एक्सप्रेशन से रिप्लेस कर देते हैं। तो t की जगह पे मैं रख देता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। और इस तरह से ये सॉल्व हो गया। तो इस तरह से मैंने 3-4 क्वेश्चन बता दिए, होपफुली तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक दो बार अच्छे से ऑब्जर्व करो और जब फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा तो दूसरी जगह से या एनसीईआरटी से देख के और क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो इस फॉर्म के बेसिस पे ये मैंने एक क्वेश्चन दिया है, तो देखो इसे कैसे इंटीग्रेट करेंगे। क्वेश्चन में है x इंटू अंडर रूट के अंदर 1 प्लस 2x स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन तुम्हें x के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखो यहां पर हमारे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक x है जो कि लीनियर फंक्शन है और दूसरा स्क्वायर रूट फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर। अब हम इसे ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट के अंदर जो एक फंक्शन है उसमें वेरिएबल वाला टर्म एक्स स्क्वायर है और जो दूसरा फंक्शन है वो एक्स है। तो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसमें वेरिएबल एक्स हमें मिलेगा। इसका मतलब ये वेरिएबल इसके डिफरेंशिएशन में एग्जिस्ट करता है, तो ये हमारा सॉल्यूशन के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर एक चीज ध्यान रखो कि एग्जैक्टली पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन प्रेजेंट ना हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वेरिएबल वाला पार्ट प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं करता है। कांस्टेंट अगर एज ए फैक्टर प्रेजेंट हो तो उसे हम इंटीग्रेशन से बाहर ला सकते हैं। तो इसलिए हमें ये देखना है कि वेरिएबल वाला जो पार्ट है वो एज ए फैक्टर प्रेजेंट होना चाहिए। इसके अलावा मैं इसमें और सिंप्लीफिकेशन कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 0 होता है। तो अगर मैं 1 प्लस 2x स्क्वायर को कोई नया वेरिएबल t ले लूं तो यहां पर एक सिंपल फंक्शन एग्जिस्ट करेगा अंडर रूट t, और क्योंकि 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसलिए सॉल्यूशन में इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो यहां पे ये जो 2-3 आइडिया है वो तुम ध्यान में रखो ताकि आगे वाले क्वेश्चन में उसका यूज कर पाओ। और यहां पे देखो अब प्रोसेस कैसे करते हैं। तो देखो मैंने 1 प्लस 2x स्क्वायर को एक वेरिएबल t एज्यूम कर लिया। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देता हूं, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 4x होगा, राइट साइड में dt बाई dx आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं dx की वैल्यू ऑब्टेन कर लो तो dx आ जाएगा dt बाई 4x। तो इस तरह से देखो 1 की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो चुका है,
और देखो ये जो दूसरा फैक्टर x था वो यहाँ पर मुझे एज ए फैक्टर डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में मिल रहा है। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, जैसा कि मेथड का नाम ही है सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब अब जो हमने नया वेरिएबल एज्यूम किया है उसको हम ओरिजिनल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद देखो क्या होगा, ये x वैसे ही है, 1 + 2x स्क्वायर की जगह t रख दिया तो ये हो गया √t इंटू dx की जगह मैंने dt/4x रख दिया। तो x और x कट गया, 1/4 कांस्टेंट फैक्टर है उसे इंटीग्रेशन से बाहर ले गया और इंटीग्रेशन के अंदर बचा √t dt। अब √t का इंटीग्रेशन करना है तो √t को हम t⁻1/2 लिख सकते हैं। तो t⁻1/2 का इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो t⁻1/2 किस तरह का फॉर्म है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? हाँ, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। और कौन सा स्टैंडर्ड फॉर्म है? x⁻n के इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। और वो फॉर्मूला अगर यूज करें तो √t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2। तो यहां से इंटीग्रेट करने के बाद मुझे मिलेगा 1/4 इंटू t⁻3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 प्लस c। और अगर अब मैं यहाँ पे इसे फर्दर सॉल्व करूं तो 1/4 और ये 3/2 मल्टीप्लीकेशन में 2/3 हो जाएगा इंटू t⁻3/2 प्लस c। 2 से ये कट के यहाँ पे 2 बचेगा तो 3 2 जा 6, तो 1/6 आ गया। यहाँ पे t की जगह वापस उसका x वाला फंक्शन डाल देता हूं क्योंकि फाइनल आंसर तो हमें x में चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 + 2x² होल टू दी पावर 3/2 प्लस c। तो ये इसका फाइनल आंसर हो गया।